शिखर पर मिलेंगे। लेखक जिग जिगलर। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। खंड 5 अध्याय 3 भाग 2। उसकी प्यास जगाओ। उत्तर सरल है। गधे को रेस के घोड़े में बदल दीजिए और उसमें दौड़ की चाह पैदा कर दीजिए। तीसरी तरह की प्रेरणा लागू कीजिए। आंतरिक प्रेरणा। ये पुस्तक आपके साथ वही करने में मदद कर रही है। पुरानी कहावत सच है। आप किसी घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, परंतु आप उसे पानी नहीं पिला सकते। परंतु अगर आप उसे काफी देर तक नमक का ढेला चाटने दें तो उसे प्यास लगेगी और वो पानी पीना चाहेगा। मेरी स्वाभाविक आशावादिता मुझे ये विश्वास दिलाती है कि ये पुस्तक आपका नमक का ढेला है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक डेविड मैकक्लेलैंड के मार्गदर्शन में 25 वर्ष के गहन अध्ययन से ये बात वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित होती है कि आप अपने बारे में व अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचने का ढंग बदलकर प्रेरणा को बदल सकते हैं। रीडर्स डाइजेस्ट, मई 1975, पृष्ठ 89। ये पुस्तक इसी सब के बारे में मैं सहमत हूँ कि पहले ही हासिल किए जा चुके परिणामों के कारण इस पुस्तक में सूचना व अनुपालन करने की प्रक्रियाओं से आप अपने आप को व अपनी परिस्थितियों को देखने के ढंग को बदल पाएंगे। बेहतरी के लिए मैं जोड़ सकता हूँ, जिसका अर्थ है कि आपके कार्य संपादन में सुधार आ जाएगा। मेरे बौद्धिक सहयोगी और मैं अक्सर अपने बुल सत्रों में प्रेरणा पर परिचर्चा करते हैं। वे अपने इस विचार पर लगभग एकमत हैं कि सारे प्रेरणा स्वप्रेरणा है और कोई भी अन्य किसी को प्रेरित नहीं कर सकता, तथा वे इसे सिद्ध करते हैं और इस पर लंबे चौड़े सिद्धांत बनाते हैं। मेरा मनपसंद जवाब ये समरूपता होती है। रविवार को दोपहर बाद मेरा आराम करने का मनपसंद तरीका अपने घर में आग जलाकर एक आंख से इसे जलते हुए देखना और दूसरी आंख से बाहर मवेशी चराने वाले लड़के को देखना है। कभी कभी जब मवेशी चराने वाले लड़के काफी आगे निकल जाते हैं तो मैं हल्की सी झपकी ले लेता हूँ। सामान्यतः जब मेरी आंख खुलती है तो आग की लपटें मर चुकी होती हैं और लट्ठे सुलग रहे होते हैं। मैं उठकर अपनी आंख कुरेदनी पकड़ता हूँ और लट्ठों को उलटता पुलटता हूँ। लगभग तुरंत ही लपटें उठने लगती हैं और मुझे दोबारा सुंदर लपट देती हुई आग मिल जाती है। मैंने आग में और लकड़ियां नहीं डाली। मैंने जो कुछ वहां पर था केवल उसे हिला दिया और थोड़ी सी गतिविधि भार दी जो अतिरिक्त ऑक्सीजन ले आई, जिसने आग को दहका दिया। ये सूचना आपके उस हिस्से को हिलाने के लिए तैयार की गई है जो हो सकता है इस वक्त आग की तरह सुलग रहा हो। आप इस सूचना का अधिकांश भाग सुन चुके हैं, परंतु इस बात की संभावनाएं काफी हैं कि असल में आपने इसे ना तो देखा है ना सुना है, क्योंकि आप कुछ करके अधिकतम परिणाम पाने के लिए सूचना का उपयोग नहीं कर रहे हैं। सुनने, पढ़ने व सीखने में अंतर होता है। मैं इसको इतनी पूर्णता से सीखने के बारे में बता रहा हूँ कि ये आपका वैसे ही एक हिस्सा बन जाए जैसे कि आपके हाथ और बाजू। मैं इसको इतनी अच्छी तरह से सीख लेने के बारे में बात कर रहा हूँ कि इसे आप चेतन मन से जान लें और अवचेतन मन से महसूस कर लें, ताकि आप जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रति सहजता से एवं स्वतः ही सकारात्मक प्रतिक्रिया करने लगें। जब नजरिए पर काबू पाना है, और ये अगली 3 मिसालें सिद्ध करती हैं कि ये उद्देश्य चाहने योग्य और पहुँचने योग्य है, तथा बाहरी कुरेदनी या चेतनावर्धक वस्तु से इसे हिलाया या झकझोरा जा सकता है। आप बदल सकते हैं अथवा बदले जा सकते हैं। कई वर्षों पहले जस्ट ए मिरलो एमडी ने द रेप ऑफ माइंड नामक पुस्तक लिखी। अपनी पुस्तक में लेखक ने बताया है कि कोरियाई युद्ध में क्यों कुछ बंदियों ने अपने सिद्धांत बदल लिए, अमेरिका को अस्वीकृत कर दिया और उत्तरी कोरिया में रुक गए। साथ ही अन्य असंख्य लोग क्यों कर इतने कटु हो गए व दुविधा में पड़ गए कि उनके अपने प्रति व मुक्त उद्यम व्यवस्था के प्रति मूल्य बहुत हद तक अस्वीकृत हो गए। मिरलो बताता है कि युवा जीआई कैदी को 2 निपुण साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट विचार बदलने वालों के द्वारा 10 से 12 घंटे तक विचार बदलने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, तथा उसके बाद दूसरी तथा तीसरी टीम के द्वारा यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इस 24 से 36 घंटों की कड़ी आजमाइश के दौरान युवा जीआई को पूरी तरह से कम्युनिस्ट कूड़ा करकट की खुराक दी जाती थी। उसके मस्तिष्क को सच, आधा सच और अशोभनीय झूठ के मिश्रण से संतृप्त किया जाता था। 24 से 36 घंटे के इस उपचार के बाद बिना सोए व बिना कुछ खाए युवा जीआई शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से एवं भावात्मक रूप से थक चुका होता था। इस तरह के कई सत्रों के बाद युवा जीआई साहस छोड़ देता था और चीखने लगता था,
ठीक है, मैं इसे करूँगा या मैं इसे मानूंगा, बस मुझे थोड़ा सो जाने दो। वास्तव में उसके नास्तिक पीड़ा देने वालों की ज़रा सी भी नीयत इस समय उसे सो जाने देने की नहीं होती थी। वे कूड़ा करकट अंदर डालना चालू रखते थे। ये युवा अपने कैद करने वालों के सम्मुख निस्सहाय थे। सिर्फ अपवाद, जैसा कि मिर्लो ने बताया था, वही थे जिनके पास ब्रेन वॉशिंग का विरोध करने के लिए धार्मिक दृढ़ विश्वास व ईश्वर की मदद मौजूद थी। बाइबल की ईसाइयाँ 40:31 इसका कारण बताती है, लेकिन वे जो भरोसा करते हैं कि ईश्वर उनकी शक्ति को नया जीवन देगा, वे बाज की भांति पंख लगाकर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, और वे चलेंगे तथा बेहोश नहीं होंगे। हिब्रू भाषा में रिन्यू शब्द चलाफ है, जिसका अर्थ है बदलना। जब आप ईश्वर की सेवा करते हैं तो आप अपनी शक्ति को उसकी शक्ति से बदल लेते हैं। आपके द्वारा की जाने वाली वो सबसे अच्छी अदला बदली है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते, परंतु ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप व ईश्वर मिलकर नहीं कर सकते। स्पष्टतया जब मैंने इन नौजवानों को अपने देश के विरुद्ध हो जाने के बारे में सुना था तो मैं आतंकित हुआ था। मिर्लो की पुस्तक पढ़ने के बाद मैं सहमत हो गया कि वे अपनी सोच को बदलने से रोकने के मामले में असहाय थे, जैसे कि वे किसी टैंक को अपने नंगे हाथों से रोक रहे होते। मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि अधिकांश मामलों में इन नौजवानों ने शुरू में इस हमले का विरोध किया था, परंतु फिर भी इस विचारधारा के शिकार हो गए जो उनके दिमाग में जबरदस्ती डाली गई थी। अब इस बारे में जरा सोचिए, वे अपनी इच्छाओं के विरुद्ध झूठ व विनाश के सिद्धांतों के शिकार हो गए। क्या आपको ये बात सार्थक लगती है कि अगर आप नियमित रूप से चाहकर अपने दिमाग को अच्छे, स्वच्छ व सशक्त सूचना व प्रेरणा के संदेशों की खुराक दें तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेंगे? अगली कहानी इस दृष्टिकोण का एक सशक्त उदाहरण है। उस संगीत को बाहर निकालिए। शिनिची सुजुकी एक असामान्य जापानी वैज्ञानिक है। वो जो करता है उसे बहुत से लोग हमारे समय का एक चमत्कार मानते हैं। वो कुछ ही सप्ताह पहले जन्मे बच्चों को लेकर उनके बिस्तर के पास रिकॉर्ड किया हुआ सुमधुर संगीत बजाना शुरू कर देता है। वो उसी धुन को कई बार बजाता है और लगभग 30 दिनों बाद वो दूसरी रिकॉर्डिंग के साथ यही प्रक्रिया दोहराता है। वो इस प्रक्रिया को तब तक चालू रखता है जब तक कि बच्चा लगभग 2 वर्ष का ना हो जाए। उस समय वो बच्चे की माँ के लिए लगभग 3 माह का संगीत का पाठ शुरू करता है और उस 2 वर्ष के बच्चे को उस प्रक्रिया का पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर बना देता है। फिर वो एक बहुत छोटे आकार का वायलिन बच्चे के हाथ में थमा देता है, जो वायलिन की कमान चलाना सीखते हुए उस वाद्य यंत्र का एहसास करना शुरू कर देता है। पहला पाठ 2 या 3 मिनट का होता है। वहां से वे आहिस्ता आहिस्ता 1 घंटे तक पहुंच जाते हैं। जब तक बच्चा बड़ा होकर ये जान पाए कि वायलिन बजाना मुश्किल माना जाता है, वो उसमें निपुण हो चुका होता है और इस प्रक्रिया में आनंद ले रहा होता है। हाल ही में प्रोफेसर सुजुकी ने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें ऐसे लगभग 1500 जापानी बच्चों ने भाग लिया। बच्चों की औसत आयु लगभग 7 वर्ष थी और उन्होंने उच्च कोटि का चोपिन, बीथोवन व विवाल्डी आदि बजाया। महत्वपूर्ण ये है कि सुजुकी इस बात पर बल देता है कि इन बच्चों में कोई प्राकृतिक संगीत की प्रतिभा नहीं थी, तथापि उसका मानना है कि हर बच्चे में प्रतिभा होती है जिसे उन्हीं प्रक्रियाओं को अपनाकर विकसित किया जा सकता है जिनका प्रयोग हम बच्चों को बोलना सिखाने में करते हैं। बच्चों के चारों ओर बड़े लोग होते हैं जो लगातार बोलते रहते हैं, इसलिए पहला कदम है प्रकटीकरण। दूसरा, बच्चा बोलने की कोशिश करता है जो नकल करना होता है। दोस्त व रिश्तेदार बच्चे की शेखी बघाड़ते हैं जो प्रोत्साहन देता है और बच्चे को पुनः कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। ये दोहराने की प्रक्रिया है। फिर बच्चा शब्दों को जोड़ना व उनसे वाक्य बनाना शुरू कर देता है। ये प्रक्रिया परिष्कार यानी रिफाइनमेंट है। 3 या 4 वर्ष की आयु में बच्चे के पास काफी बड़ा शब्दकोश हो जाता है और फिर भी वो एक शब्द नहीं पढ़ सकता। प्रोफेसर सुजुकी कहते हैं कि वस्तुतः कोई भी चीज इस विधि से सीखी जा सकती है। लगता है जैसे बहुत से लोगों के लिए ना करने की शिथिलता को उसने बस खत्म कर दिया है ना। शिखर पर मिलेंगे में शुरू से अंत तक मैंने इस बात का जिक्र किया है कि जीवन में आपको पारितोषिक आपके जन्म की अपेक्षा आपके व्यवहार के कारण अधिक मिलते हैं। साथ ही आपका व्यवहार आपके सहयोगियों से और जो भी चीज़ आप अपने दिमाग में डालते हैं या डालने लगते हैं
उससे बहुत अधिक प्रभावित होता है। अगली घटना इस बात पर बल देती है कि ये एक कौतूहल पैदा करने वाला तरीका है। क्या कोई हकलाकर बोलने वाला नहीं? कई वर्षों पहले अमेरिकी भारतीयों की 2 जनजातियों के साथ कार्य करते हुए एक वैज्ञानिक ने पाया कि पूरी तरह से भारतीय लोगों में से कोई भी हकलाता नहीं था। वैज्ञानिक होने के नाते उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये कोई संजोग था या भारतीयों का विशेष गुण। उसकी रुचि और जिज्ञासा ने उसे अमेरिका की प्रत्येक भारतीय जनजाति के अध्ययन हेतु प्रेरित किया। उसे ऐसा एक भी भारतीय नहीं मिला जो हकलाता हो, अतः उसने उनकी भाषाओं का अध्ययन किया और खोज लिया कि क्यों कोई भी भारतीय हकलाता नहीं था। उनके यहाँ हकलाने के लिए कोई शब्द नहीं था, यहाँ तक कि स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट शब्द भी नहीं था। जाहिर है, अगर हकलाने के लिए कोई शब्द ही नहीं है तो किसी भारतीय के लिए हकलाना असंभव होगा। आप मुस्कुराकर सोचते होंगे कि सूचना रोचक है, परंतु उससे क्या? आइए इससे कदम और आगे बढ़ें। हम जानते हैं कि शब्द दिमाग में तस्वीरें बना देते हैं और दिमाग तस्वीरों में सोचता है। उदाहरण के लिए, अगर आप असफल, असमर्थ, झूठा या मूर्ख शब्द पढ़ते अथवा सुनते हैं तो आपका मस्तिष्क आप द्वारा शब्दों के माध्यम से बनाई गई तस्वीरों को पूरा कर देता है। अब यदि हकलाने के लिए कोई शब्द ही नहीं है तो दिमाग हकलाने के लिए किसी तस्वीर की कल्पना नहीं कर सकता। परिणाम, कोई हकलाहट नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कागज कंपनी के पास उनके दावे का समर्थन करते हुए आंकड़ों के सबूत हैं कि किसी व्यक्ति का जितना बड़ा शब्द भंडार होगा उसकी आय उतनी ही अधिक होगी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आप अपने शब्दकोश को बदलकर आप अपनी राय व आनंद को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। घृणा शब्द को लें और इसे अपने शब्दकोश से हटा दें। इसे ना देखें, ना सोचें, ना पढ़ें। इसके स्थान पर प्यार शब्द को लिखें, महसूस करें, देखें और उसी का सपना देखें। पूर्वाग्रह शब्दों को ना देखें, ना सोचें, ना कहें। इसके स्थान पर समझना शब्द रखें। नकारात्मक शब्द लें और इसके स्थान पर सकारात्मक शब्द प्रतिस्थापित कर दें। स्पष्टतया हटाए जाने वाले और उनकी जगह रखे जाने वाले शब्दों की सूची एक तरह से अंतहीन हो सकती है। उसी तरह इससे होने वाले लाभ होंगे। आपका मस्तिष्क आप उसे जो खिलाते हैं उस पर काम करता है। अपनी मानसिक खुराक को बदल दें और नकारात्मक इनपुट को खत्म कर दें। इससे आप पहले नकारात्मक आउटपुट को कम कर देंगे और फिर उसे एक तरह से खत्म कर देंगे।